नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी 99 में। आप देख रहे हैं लक्ष्य स्टडी 99। सो फ्रेंड, जो चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ऑल ऑप्शन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी क्लासों के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। सो फ्रेंड, आज की क्लास जो है वो बायोलॉजी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की होने वाली है, जो कि आरआरबी, एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, आरआरबीसी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो फ्रेंड, आज की क्लास शुरू करते हैं। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? मानव शरीर रचना, पौधों, शुद्ध मात्रिकी, मानव मनोविज्ञान। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 30/3/2016 शिफ्ट 3rd स्टेज फर्स्ट में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पौधों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पौधों का अध्ययन किया जाता है पादप विज्ञान में। पौधों का अध्ययन पादप विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। वनस्पति विज्ञान प्राचीन ग्रीक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है चारागाह, घास या चारा। अगला क्वेश्चन है, कवक विज्ञान क्या है? बैक्टीरिया का अध्ययन, कुकुरमुत्ता का अध्ययन, वायरस का अध्ययन, परजीवियों का अध्ययन। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 30/3/2016 शिफ्ट 3rd स्टेज फर्स्ट में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कुकुरमुत्ता, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुकुरमुत्ता, कवक विज्ञान के अंतर्गत हम कुकुरमुत्ता का अध्ययन करते हैं। कवक विज्ञान में कवकों, कुकुरमुत्तों, राइजोपस, म्यूक्स आदि का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर में मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। सारोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। आर्निथियोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। मानव कोशिकाओं से कवक, विषाणु, जीवाणु। यह क्वेश्चन आरआरबी जेई 28/6/2019 शिफ्ट 3rd में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कवक हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइकोलॉजी के अध्ययन से हमारा कवक संबंधित है। माइकोलॉजी में हम कवकों का अध्ययन करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है। जैव विविधता, कर ढांचा, खगोल विज्ञान की एक शाखा, मानव व्यवहार का अध्ययन। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 19/9/2016 शिफ्ट फर्स्ट स्टेज फर्स्ट में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जैव विविधता, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है, तो टैक्सोनॉमी हमारी जैव विविधता से संबंधित होती है। टैक्सोनॉमी मूल रूप से जैव विविधता से संबंधित है। आधुनिक वर्गीकरण की नींव कैलोरस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरी में डाली थी। इन्हें दी नाम प्रणाली बनाने का श्रेय भी है। इसी प्रणाली के अनुसार प्रत्येक प्राणी के नाम का प्रथम शब्द जाति को दर्शाता है। ध्यान रखिएगा। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका जीव विज्ञान, सेल फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी, ऊतक विज्ञान। यह क्वेश्चन आरआरबी जेई 23/5/2019 शिफ्ट 3rd में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऊतक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है कि विविध प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऊतक विज्ञान कहा जाता है विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इथियोलॉजी, एंटेमोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी
इकोलॉजी। यह क्वेश्चन आरआरबी जी 24/5/2019 में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इकोलॉजी हो जाएगा, ऑप्शन डी। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को हम इकोलॉजी कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इकोलॉजी। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राकेंद्रकियों में मौजूद नहीं होता है? कोशिका द्रव्य, केंद्रक झिल्ली, कोशिका भित्ति, राइबोसोम। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2/2/2022 शिफ्ट सेकेंड में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? केंद्रक झिल्ली। इसका राइट आंसर हमारा केंद्रक झिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राकेंद्रकियों में मौजूद नहीं होता है? तो कोशिका झिल्ली जो है हमारा वो अधिकांश प्राकेंद्रकियों में मौजूद नहीं होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कोशिका के केंद्रक का वह कोशिकीय घटक जिसकी अधिकांश प्राकेंद्रकियां मौजूद नहीं होती हैं उसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। या दोहरी परत की एक झिल्ली होती है जो केंद्रक के चारों ओर घेरे रहती है, जिसमें बाहरी झिल्ली अंतःप्राद्रवीय जलिका से जुड़ी होती है जिस पर राइबोसोम भी पाए जाते हैं। कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था और 1831 ईस्वी में किया गया था, जो कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। केंद्रक हमारा क्या होता है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होता है? पाइरूवेट, एटीपी, एडीपी, ग्लूकोज। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 18/9/2022 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एटीपी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा हमारी कौन सी होती है? एटीपी होती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी ऊर्जा मुद्रा होती है। एटीपी एक जटिल कार्बनिक रसायन होता है एवं यह जीवित कोशिकाओं आदि में पाया जाता है। जो यह जीवित कोशिकाओं कई प्रकार की अलग अलग प्रक्रियाओं के चलने के लिए ऊर्जा आदि प्रदान करने का कार्य करता है, जैसे कि आवेग प्रसार, मांसपेशियों का संकुचन, रसायन संश्लेषण आदि। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लौक, गाल्जी का है। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 1/9/2022 शिफ्ट थर्ड में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कोशिका द्रव्य, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है कि कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? तो कोशिका द्रव्य में होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कोशिका में 6 कार्बन अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। कोशिका द्रव्य एक
जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका के अन्य अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं, जैसे माइटोकांड्रिया, गाल्जी काय, राइबोसोम इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है? 50S और 40S, 60S और 40S, 50S और 30S, 0S और 30S। यह क्वेश्चन RRB ग्रुप D 1/9/2022 शिफ्ट सेकंड में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 50S और 30S। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना जो हमारी होती है वो 50S और 30S की होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कोशिका की जीव द्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती हैं और दो उप इकाइयों 50S व 30S की बनी होती हैं, जो आपस में मिलकर 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती हैं? प्लाज्मा कोशिकाएं, नाभाकार उपकला, सल्की उपकला, मास्ट कोशिकाएं। यह क्वेश्चन RRB ग्रुप D 30/9/2022 शिफ्ट सेकंड में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सल्की उपकला। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है कि निम्न में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती हैं, तो सल्की उपकला में चपटी कोशिकाएं होती हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सल्की उपकला ऊतक एक चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बनता है, जिसके किनारे अनियमित होते हैं। ऊतक रक्त वाहिकाओं की भित्ति में तथा फेफड़े के वायुकोश में पाया जाता है और यह विसरण सीमा का कार्य करता है। हमारा सल्की उपकला जो होता है वो विसरण सीमा का कार्य करता है तथा वाहिकाओं की भित्ति में तथा फेफड़ों के वायुकोश में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, केशोरिकियों की यकृत कोशिकाओं SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य होता है? औषधियों और विषों का निराविषीकरण, लिक्विड का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण, जटिल शर्कराओं का संश्लेषण। यह क्वेश्चन RRB ग्रुप D 17/8/2022 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? औषधियों और विषों का निराविषीकरण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है कि केशोरिकियों की यकृत कोशिकाओं SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य होता है, तो केशोरिकियों की यकृत कोशिकाओं SER द्वारा हमारा औषधियों और विषों का निराविषीकरण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। केशोरिकी प्राणियों बाह्यजीवों की यकृत कोशिकाओं में SER नामक पदार्थ स्रावित होता है तथा एक चिकनी झिल्ली नुमा परत पाई जाती है, जिसका मुख्य कार्य औषधियों और विषों का निराविषीकरण निर्मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ध्यान रखिएगा। सो फ्रेंड, इसी के साथ जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।